Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So this is the video of the Hindu editorials. तो मैंने सोचा है कि हम सेपरेट कर लेते हैं हिंदू के एडिटोरियल्स को और जो न्यूज़ एनालिसिस जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ एनालिसिस है उस दोनों को पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका दोनों में प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है, प्रॉपर आपको चीज़ें समझ में आएगी, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि जब एडिटोरियल वाला जो पार्ट रहेगा उसमें हम क्वेश्चंस मेंस स्पेसिफिक देंगे, और जैसा कि मैं डेली आपको करंट अफेयर्स के 3 क्वेश्चन देता था वो मैं आपको प्रीलिम्स वाले पार्ट में जब मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू निकालूंगा तो उसमें मैं आपको दे दिया करूँगा, ठीक है ना। सो लेट्स सी कि ये कैसा काम करता है। बहुत सारे मैंने देखे हैं कि कई बार हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते एडिटोरियल्स में, उसमें ज़्यादा क्योंकि हमको फिर जल्दी कंप्लीट करना रहता है वीडियो, और एक वीडियो 50 मिनट से अच्छा है कि दो वीडियो हम 20-20 मिनट के बना लें। दैट इज़ अ मच बेटर अप्रोच। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक। अगर आपको समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा एंड ज़रूर शेयर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस फॉर टुडेज मेंस पार्ट इज़। ये जो क्वेश्चन रहेंगे कोशिश रहेगी कि उसी दिन के एडिटोरियल सेक्शन से आए या फिर पास्ट डेज के एडिटोरियल सेक्शन से आए, ताकि करंट अफेयर्स के आंसर राइटिंग आप कर सके। जो स्टैटिक की आंसर राइटिंग है वो ऑलरेडी हमारे चैनल में चल रही है, तो नीचे लिंक्स नीचे दी हुई हैं, आप वहाँ पे आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। उसका रिव्यू हम खुद करते हैं, तो आप उसमें ज़रूर आंसर लिखिए टेम्स पोर्टल पे, एंड टेलीग्राम ग्रुप के नीचे लिंक दी है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है ना। सीसैट का एक नया चैनल भी स्टार्ट किया हमने, जिसमें हमने अभी 10-11 वीडियोज़ डाल दिए हैं। ओके, सो यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल। काफ़ी अच्छा उसमें एजुकेटर पढ़ा रही हैं, तो यू कैन सी दैट आल्सो। अगर आपको सीसैट वाला पार्ट में थोड़े से भी डाउट है या आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें हम शुरू कर रहे हैं ऑन अ ब्रॉडर स्केल, क्योंकि ऑनलाइन में इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, और ऑनलाइन में आपको हमको ऐसा लगता है कि हम अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वी विल बी हेल्पिंग यू इन दैट। पहला क्वेश्चन है जिसका आंसर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे नीचे। आप क्या करना कि आप कमेंट सेक्शन में जस्ट पॉइंट्स, कीवर्ड्स दे दीजिए, की पॉइंट्स दे दीजिए। पूरा आंसर मत लिखो, लेकिन पॉइंट्स दे दो कि क्या क्या आपको लगता है किस तरीके से, तो दैट विल बी अ वेरी गुड अप्रोच, और बहुत जल्दी आप 2 मिनट में दोनों क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इंडियाज ट्रांजिट सिस्टम, हाउ कैन वी एड्रेस देम। जो इंडिया का ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है, हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया नीड्स एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट। तो ये इस एडिटोरियल पे बेस्ड रहेगा। इससे आप फैक्ट्स भी निकाल सकते हैं और आप आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद आपको मिलेगी। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू राइट सम ऑफ द कीवर्ड्स, की पॉइंट्स फॉर दीज क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द एडिटोरियल सेक्शन। तो आज हम जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो 1, 2, 3 और 4 एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे इन डिटेल। पहला जो एडिटोरियल है वो है द नीड फॉर एन एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। सबसे पहले ऑथर ने यहाँ पे बैकग्राउंड दिया है कि क्यों हम इस न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। द रीज़न फॉर डिस्कसिंग दिस न्यूज़ इज़ दैट कि अभी रिसेंटली जो फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ कैप्टन थे डैरेन सेमी, उन्होंने कहा कि इंडिया में उनके साथ क्रिकेट के टाइम पे और क्रिकेट के बियॉन्ड भी फील्ड में वहाँ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उनको रेसिस्ट स्लर कहे गए, उनके कलर के ऊपर कुछ जैसे कि कुछ कोट्स कहे गए थे। सो दीज वर द थिंग्स वर देयर, एंड ये चीज़ बताती कि क्रिकेट के बियॉन्ड भी आवर सोसाइटी इज स्टिल कन्फाइंड विद दीज नैरो विजन्स ऑफ रेसिज्म एंड ऑल। ओके, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाती है कि हमारी सोसाइटी में आज भी ये चीज़ें रह रही हैं, घर कर गई हैं, ठीक है ना। अब ऑथर ने बोला है, नंबर ऑफ पीपल टोल्ड हिम दैट इंडिया हैड गिवन हिम एवरीथिंग, लव, फेम एंड मनी। अब ये इरफान पठान का एग्जाम्पल है। इरफान पठान ने जब इसको एक्सेप्ट कर लिया, सपोर्ट कर लिया, उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा हुआ है, उनके साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, साउथ इंडिया के प्लेयर्स जो आते हैं उनके साथ भी कई बार ऐसा होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो व्हेन ही टोल्ड दीज थिंग्स, तो लोगों ने उनको क्या बोला कि इंडिया हैज़ गिवन यू एवरीथिंग, इंडिया हैज़ गिवन यू लव, फेम, मनी एंड ऑल, देन ऑल्सो यू आर डूइंग दिस, देन यू शुड चेक ऑन विद पाकिस्तान एंड ऑल। तो उसको पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया। तो इससे होता क्या है, तो ऑथर ने कहा है कि बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स, जब हम ये चीज़ें करते हैं तो वी रीइंफोर्स दैट आर्ग्यूमेंट, हम उनकी बातों को और ज़्यादा रीइंफोर्स करते हैं, हम उनकी बातों को और ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है ना। So after more than 70 years of independence, our society remains rife with structural discrimination. अब ऑथर का ये कहना है कि हमारे यहाँ के स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हमारे जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, जो हमारे लॉज हैं, जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारे लेजिस्लेचर है, ये पूरा स्ट्रक्चर ही कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन से रिड कर गया है, इससे बिल्कुल भरा हुआ है। सो दैट थिंग इज शोइंग अगेन एंड अगेन। ओके, ब्लो अगेंस्ट रेस न्यूट्रलिटी। अब ऑथर ने कहा है कि ये जो है, ये चीज़ें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब डिस्क्रिमिनेशन इज अ ब्लो अगेंस्ट रेस न्यूट्रलिटी, आपको रेस न्यूट्रल होना चाहिए। रेस न्यूट्रल मतलब मैंने पहले भी आपको कहा था कि रेस का मतलब होता है एक डेफिनेट बायोलॉजिकल
डिसेंट वाले जो लोग होते हैं, एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल डिसेंट के जो लोग होते हैं, जब वो एक कम्युनिटी बना लेते हैं तो वो एक रेस कहलाते हैं, ठीक है। अब आप अगर इस तरीके से ट्रीट करोगे कि एक रेस इज वन रेस इज सुपीरियर टू अदर, आपके अंदर जब प्रिजुडाइसेस आने लगें कि हमारी रेस सुपीरियर है, दूसरे की रेस इन्फीरियर है, तो ये रेसिज्म कहलाता है। दिस इज द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन द रेस, और ये जो है ये रेस न्यूट्रलिटी को इफेक्ट करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब ऑथर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया यूएस सुप्रीम कोर्ट में ग्रिक्स वर्सेस ड्यूक पावर कॉर्पोरेशन 1971 का केस है। देयर द कोर्ट हेल्ड दैट एन एनर्जी कंपनी हैड फॉलन फाउल ऑफ द यूएस सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। ग्रिक्स वर्सेस ड्यूक पावर कॉर्पोरेशन में 1971 के केस में उन्होंने ये कहा वहाँ के कोर्ट ने कि जो पावर कंपनी है उसने यूएस सिविल राइट्स एक्ट 1964 को वायलेट किया है। कैसे वायलेट किया है? उसने ये कहा कि आप एक रिटन टेस्ट लेते हैं फॉर एप्लीकेंट्स फॉर इट्स बेटर एंट्री लेवल जॉब्स, जो बेटर एंट्री लेवल जॉब्स है वहाँ के लिए आप रिटन टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे जो कोर्ट था उसने ये कहा कि देखने से तो ये रेस न्यूट्रल दिख रहा है कि एक एग्जामिनेशन का ही तो रिक्वायरमेंट है, एक एग्जाम का ही तो बात है, लेकिन ये देखने से रेस न्यूट्रल दिख रहा है। लेकिन अगर ये अप्लाई हो गया तो ये प्रैक्टिकली इट विल अलाउ द कंपनी टू विक्टिमाइज द अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग रहते थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते थे, तो वो इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। सो बेटर एंट्री लेवल जॉब्स के लिए आपने एक रिटन टेस्ट का रिक्वायरमेंट रख दिया, तो कहीं ना कहीं पावर कंपनी उसको इस तरीके से यूज़ कर सकती है कि अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग रहेंगे उनके अगेंस्ट यूज़ कर सकती थी। ये चीज़ ग्रिक्स वर्सेस ड्यूक पावर कॉर्पोरेशन 1917 में कहा गया था। इसका मतलब है जो चीज़ ऊपर से रेस न्यूट्रल दिख रही है वो भी कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देती है, ठीक है ना। The verdict in Griggs was notably applied by Justice S. Ravindra Bhatt in the Delhi High Court's 2018 judgment in Madhu versus Northern Railway। तो मधु वर्सेस नदन रेलवे के केस में जो ये ग्रिक्स वर्सेस ड्यूक पावर कॉर्पोरेशन का केस था, इसका जजमेंट यूज किया गया था जस्टिस एस रविंद्र भट्ट द्वारा इन 2018 केस ऑफ मधु वर्सेस नदन रेलवे। इस केस में क्या हुआ था, रेलवे डिनाई कर चुका था फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू द वाइफ एंड डॉटर ऑफ एन एम्प्लॉय। रेलवे का एक एम्प्लॉय था जिसके वाइफ एंड डॉटर को ट्रीटमेंट चाहिए था, लेकिन रेलवे ने वो डिनाई कर दिया। क्यों डिनाई कर दिया? क्योंकि रेलवे ने कहा कि जो एम्प्लॉय था ही हैड डिसओन्ड हिज फैमिली, उसने डिसओन कर दी है फैमिली को। तो रेलवे का आर्ग्यूमेंट जो था वो ये था कि जो वो एम्प्लॉय था उसने डिसओन कर दिया उसकी फैमिली को और मेडिकल कार्ड से उनके नाम को स्ट्रक ऑफ कर दिया गया है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा, देखो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट हेल्ड दैट टू मेक एसेंशियल बेनिफिट सच एज मेडिकल सर्विसेज, जैसे मेडिकल सर्विसेज जैसी एसेंशियल जो सर्विसेज रहती हैं उनको अगर आप सब्जेक्ट टू डिक्लेरेशन बाय एम्प्लॉय रख दोगे, मतलब कि एक एम्प्लॉय के डिक्लेरेशन पे रख दोगे कि वो एम्प्लॉय चाहे तो कर सकता है चाहे तो ना कर सकता है, तो अगर आप इन चीज़ों को उसके ऊपर रख दोगे तो इट विल प्रोड्यूस अ डिस्पैरेट इफेक्ट ऑन द वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ दैट एम्प्लॉय। तो उसकी वुमेन एंड चिल्ड्रन को तो इंक्लूड ही नहीं किया गया, तो एक तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, उनके साथ एक डिस्पैरेट इफेक्ट क्रिएट करेगा और उनके साथ एक discrimination create होगा। So this was held by the court in that. Now the constitution though is markedly vocal upon that to article 15(2) जो होता है, article 15(2) वो stipulate करता है that citizens shall not on no ground only of religion, race, caste, sex or place of birth be denied access to shops। अब ऐसा कहा गया है shops के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो किसी भी, जो पीछे हमने डिस्कस किए किसी भी क्राइटेरिया पे। येट ऑन ओकेजन दिस राइट विच अप्लाइज हॉरिजॉन्टली इंटर से इंडिविजुअल्स कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द राइट ऑफ पर्सन्स इन एसोसिएशन विद अदर्स। अब क्या होता है कि ये राइट ऑफ ये हॉरिजॉन्टली काम करते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल के साथ नहीं कर सकते, दूसरे के साथ नहीं कर सकते, तीसरे के साथ नहीं कर सकते, चौथे के साथ नहीं कर सकते। लेकिन कई बार जब हम एसोसिएशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये राइट वायलेट हो जाता है। कैसे वायलेट होता है इसका एग्जांपल देखो, सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ज़ोरोएस्ट्रियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज अर्बन एंड अदर्स के केस में क्या बोला, उन्होंने एक आइडिया को, रिस्ट्रिक्टिव आइडिया को इंडोर्स कर लिया जिसमें ये लॉ था कि पारसी थे, पारसी हाउसिंग वो प्रोहिबिट कर चुके थे किसी नॉन पारसी को प्रॉपर्टी बेचना, तो उन्होंने पारसीज ने ये कहा कि किसी नॉन पारसी को प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। सो दिस आइडिया वाज इंडोर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इंडोर्स मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया।
तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, दिस राइट फॉर फॉरबिड सच अ सेल द कोर्ट रूल्ड वाज इंट्रिंसिक टू द पारसी फंडामेंटल राइट टू एसोसिएशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारसी फंडामेंटल राइट टू एसोसिएशन है, तो यहाँ पे हम इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया? दिस आइडिया वाज कॉन्फ्लेटेड विद द फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने मिला दिया फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के साथ, और आर्टिकल 15(2) को ओवरलुक कर दिया गया। आर्टिकल 15(2) क्या बोलता है? किसी भी व्यक्ति की रेस, रिलीजन, कास्ट, इन सबसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन साफ साफ तौर पे जब बोला जा रहा है कि एक पारसी नॉन पारसी को नहीं सेल करेगा प्रॉपर्टी, तो उस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 15(2) को वायलेट किया गया इन द जोरोएस्ट्रियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पे तो ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेशन को रोकने का काम करते हो, बट वही चीज जब एसोसिएशन में आ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं आप उस चीज को वायलेट कर देते हो, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे क्या बोला है कि कई लोगों को, जैसे आर्टिकल 15(2) में लिखा है शॉप्स इज यूज्ड, वर्ड शॉप्स, तो लोग उसको बहुत लिमिटेड तरीके से देते हैं कि शॉप्स का मतलब दुकानें ही, बस दुकानें होती हैं, बट ऐसा नहीं है। अ स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स ऑन द क्लॉज फ्रेमिंग शोज अस दैट द फाउंडर्स एक्सप्लिसिटली इंटेंडेड टू प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट सॉट टू एक्सक्लूड स्पेसिफिक ग्रुप। तो शॉप्स का मतलब यहाँ पे केवल शॉप्स नहीं है, ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप किसी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल को ऑन बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, आप उनको डिस्क्रिमिनेट या उनको आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। दिस वाज द थिंग व्हिच वाज देयर, एंड जो ओवर रूलिंग थी ये वर्डिक्ट ऑफ जोरोस्ट्रियन कोऑपरेटिव का जो था, इट वाज देयर। ये बिल्कुल डिमांडेड है कि आप जोरोस्ट्रियन कोऑपरेटिव जैसे लॉज जो कि आर्टिकल 15(2) को वायलेट करते हैं, इनको आप ओवर रूल करो और इनको दूर करो, ठीक है ना। क्यों दूर करने की जरूरत है? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, वो एज अ एसोसिएशन लेवल पे भी हो सकता है, जैसा कि हमने पारसीज के ग्रुप में वहाँ पे देखा। अब ऑथर ने यही कहा कि इंडिया इज यूनिक एमंग डेमोक्रेसीज इन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू इक्वलिटी इज नॉट सपोर्टेड बाय कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन। कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन या लॉ नहीं है जो कि राइट टू इक्वलिटी को सपोर्ट करे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर लॉ भी होना चाहिए, प्रॉपर एक्ट होना चाहिए, ऐसा कहा गया है ऑथर द्वारा। इन साउथ अफ्रीका फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इज ऑगमेंटेड बाय एन ऑल इनकम्पासिंग लॉ ऑल्सो। मतलब कि केवल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ साथ एक लॉ भी है जो कि डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, जो कि किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है बाय प्राइवेट, बाय द गवर्नमेंट, नॉट ओनली बाय द गवर्नमेंट बट ऑल्सो बाय द प्राइवेट और बाय द ऑर्गेनाइजेशन और बाय द इंडिविजुअल्स। तो ये साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल से हमको सीखना चाहिए, और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी से नहीं वो काम चलता, आपको एक लॉ प्रॉपर होना चाहिए, एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ भी होना चाहिए जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल उसको लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को सपोर्ट करे। तो दिस वॉज देयर बाय द ऑथर, जो उन्होंने इस चीज को बोला है। तो ऑथर ने एंड में वही कहा है, टू दैट एंड द आइडिया ऑफ इनैक्टिंग ए लॉ दैट विल हेल्प एमिलियरेट आवर वेज ऑफ लाइफ, that will help reverse our deep rooted culture of discrimination is worth thinking about। तो ऑथर ने वही सजेशन दिया कि एक लॉ हो सकता है जो कि डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दे, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी से काम नहीं चलेगा। नो लॉन्गर स्पेशल। अब ये जो आर्टिकल है वो इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में लिखा गया है। अब ऑथर ने कहा कि इंडिया नेपाल जो है बहुत पुराना रिलेशनशिप शेयर करते एक दूसरे के साथ, लेकिन वो जो रिलेशनशिप है वो अभी बिल्कुल खतरे की बिल्कुल एंड सीमा पे या निशान में पहुंच चुका है। अब आप सबको पता है कि इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप क्यों खराब हो रहा है? बिकॉज ऑफ द काला पानी डिस्प्यूट। काला पानी डिस्प्यूट का रीजन फिर से मैं एक बार आप रिपीट करते हो, तो काला पानी डिस्प्यूट का रीजन जो है वो काली रिवर का ओरिजिन है, क्योंकि वो क्लियर नहीं है। अकॉर्डिंग टू नेपाल जो काली रिवर का ओरिजिन है वो लिम्पिया धूरा में है। अगर लिम्पिया धूरा में इसका ओरिजिन हम मानते हैं तो फिर लिम्पिया धूरा, लिपुलेख और काला पानी तीनों आपका नेपाल में आएंगे। लेकिन जो इंडियन क्लेम है वो ये है, काला पानी जो रिवर है जो काली ट्रिब्यूटरी है, काली ट्रिब्यूटरी का जो ओरिजिन है वो आपका काला पानी पे है, और अगर काला पानी पे इसका ओरिजिन होता है तो फिर ये सारी इंडियन टेरिटरीज हैं। कौन कौन सी? काला पानी, लिम्पिया धूरा, लिपुलेख। अब नया मैप जो था रिसेंटली उसको लोअर हाउस ने पास कर दिया है, अब उसको अपर हाउस में भी भेजा गया है नेपाल में पास होने के लिए, ठीक है ना। इंडिया और नेपाल ने ऑलरेडी काला पानी और सुस्ता जो दो टेरिटरीज है जहाँ पे डिस्प्यूट है बेसिकली सुस्ता और काला पानी में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही है, लेकिन वहाँ पे सक्सेस नहीं मिली है दोनों को। ओके, इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं जनरल नरवाने, उनका ये कहना था कि चाइना के बिहेस्ट में नेपाल ऐसा कर रहा है, बिकॉज ऑफ द चाइनीज सपोर्ट दे आर डूइंग दिस। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जो टाइमिंग है वो बहुत परफेक्ट है। टाइमिंग अगर आप देखो तो वहाँ पे बीजिंग जो है
हैं चाइना जो है वो अपने लद्दाख या पेंगोंग रीजन में 5 पॉइंट्स जो थे वहां पे डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा था। तो दिस इज अनदर पॉइंट विच इज देयर, जो कि आप मेंस में आंसर राइटिंग में मेंशन करोगे। ये आर्टिकल जो आएगा, क्वेश्चन आएगा, ये GS2 का टॉपिक है। बेसिकली GS2 का टॉपिक है, पॉलिटी सेक्शन में से आपका इंटरनेशनल रिलेशन में आएगा क्वेश्चन। जब भी आएगा तो इंटरनेशनल रिलेशन में पूछा जा सकता है इसमें ये क्या क्या एंगल है। तो चाइनीज और नेपालीज आपको नेक्सस भी आपको लिखना पड़ेगा, पॉइंट चाइना नेपाल नेक्सस के नाम से आप ये पॉइंट दे सकते हैं कि ये दोनों मिल करके कहीं ना कहीं हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जो तीसरा रीजन है वो ये भी हो सकता है कि जो ओली गवर्नमेंट है दैट हैज नॉट वर्कड वेरी गुड इन द नेपाल इवन इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 में भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार रही है। तो उस असफलता को छुपाने के लिए भी ये इस तरह से पॉलिटिसाइज कर रहे हैं मुद्दों को। चौथा है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द डिस्प्यूट, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द बॉर्डर डिस्प्यूट। तो जो फॉरेन पॉलिसी है नेपाल की काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड दिख रही है, दैट इज़ वेरी मच पॉलिटिसाइज्ड। इस कारण से भी आपको देखने को मिल रहा है कि इसी समय पे क्यों इस तरह से डिप्लोमेसी खेली जा रही है बाय नेपाल। ओके, it is necessary for the two nations to resolve their issues through dialogue lest they face more serious consequences। तो अगर वो चाहते हैं कि और ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ना फेस करने पड़े तो दोनों कंट्रीज़ को नेपाल को भी और इंडिया को भी ये इशूज़ को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है थ्रू डायलॉग, थ्रू अ मोर सीरियस कंसेंसस बिल्डिंग प्रोसेस शुड बी देयर एंड बोथ साइड शुड मूव क्विकली टू मैनेज दिस फॉल आउट। जो भी फॉल आउट है उसको क्विकली मैनेज करने की ज़रूरत है बाय टॉक्स, बाय इंक्लूडिंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इन सबको बढ़ाने की ज़रूरत है और ज़्यादा जो वॉइड है उसको और बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन जो इमीडिएट कॉज था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इमीडिएट कॉज जो था इसका वो था रोड कंस्ट्रक्शन। जो एक रोड इंडिया ने कंस्ट्रक्ट की उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट शुरू हुआ। लेकिन ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है, नॉट दिस ऑथर बट दिस आई हैव टेकन दिस फ्रॉम अ डिफरेंट आर्टिकल। 1816 की जो सुगौली ट्रीटी है उसके बाद कई कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी इस एरिया में किया जा चुका है इंडिया द्वारा। तो कोई नई चीज़ नहीं है जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह से मुद्दा बना, अब ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन ऐसा अगर कोई पूछे कि क्या रोड कंस्ट्रक्शन पहला कंस्ट्रक्शन है जो इंडिया ने किया, तो वो ऐसा नहीं है। वहाँ पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनते रहे और नेपाल ने उसका बाकायदा एक्सेप्ट भी किया है। सो दिस वॉज द थिंग विच वॉज देयर। अगली चीज़ है बिहाइंड द कर्व। अब ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली लिखा गया है जो सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशंस है वो कोविड-19 के टाइम में कैसे चेंज हो रहे हैं और स्टेट्स की मदद कैसे की जा सकती है इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। तो ऑथर ने सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि क्या क्या किया जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि जो कलेक्शन हुए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के, ये जो टॉपिक है याद रखिएगा GS3 का टॉपिक है, ओके, GST कलेक्शन एंड ऑल। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 45% ऑफ द टारगेट ही रह पाया, मतलब केवल 45% ही कलेक्शन हो पाया और स्टेट्स के पास भी ज़्यादा पैसा नहीं बचा है क्योंकि आप सबको पता है वो सब कोविड-19 को हैंडल करने में लगे हुए हैं। तो स्टेट्स ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड की है। किस चीज़ की डिमांड की है? पहली याद रखिएगा डिमांड जो स्टेट्स की वो है GST कंपनसेशन की। आप सबको पता है कि GST लॉ में एक रूल ये है कि 5 साल तक जो कंपनसेशन है, जो भी शॉर्टफॉल रहेगा कलेक्शन का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी टू द स्टेट गवर्नमेंट्स द शॉर्टफॉल इन द GST कलेक्शन। जो कंपनसेशन है GST कंपनसेशन के नाम से वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन वो पेमेंट अभी भी बहुत बची हुई है। दिसंबर से फरवरी की पेमेंट तो अभी जून में कर दी गई थी कंपनसेशन की, लेकिन अभी और ज़्यादा, जैसे फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून वाला पार्ट, इतना जो कंपनसेशन बचा हुआ है वो भी स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं कि आप जो पेंडिंग है वो प्लीज़ हमको दे दीजिए। क्योंकि ऑलरेडी आप सबको पता है कि जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट होता है वो 3% होता है। 3% होता है, 0.5% का स्केप क्लॉज होता है, मतलब 3.5% जो हम FRBM एक्ट बोलता है कि आपको फिस्कल डेफिसिट इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो भी क्रॉस कर दिया बहुत सारे स्टेट्स ने। इनफैक्ट केरला ने ही क्रॉस कर लिया क्योंकि उनको हैंडल करना था अपने यहाँ के जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है उसको हैंडल करना था। तब स्टेट्स के पास पैसा बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा बोरोइंग कर चुके हैं ऑलरेडी वो। सो व्हाट दे आर डिमांडिंग इज दैट कि जो GST कंपनसेशन है वो रिलीज कर दी जाए ताकि वो अच्छे से उसमें काम कर सकें, ठीक है ना। यहाँ पे फैक्ट के बेसिस में आपको GST काउंसिल के बारे में बताता हूँ। जो डिसीजंस लेती है वो GST काउंसिल लेती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 279A के तहत बनाई जाती है। 279A के तहत बनाई गई है, याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और एक्ट जो पास हुआ था वो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया था। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में। GST काउंसिल को चेयर करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, याद रखिएगा, चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, याद रखिएगा। एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ फेडरल बॉडी वेयर बोथ सेंटर एंड स्टेट गेट्स ड्यू रिप्रेजेंटेशन, दोनों को ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलता है, याद रखिएगा, ये भी बात है। एवरी डिसीजन ऑफ द GST काउंसिल शैल बी टेकन बाय अ मीटिंग बाय मेजॉरिटी नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। तो 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स के बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाता है इन द GST काउंसिल,
याद रखिएगा। एंड द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट एंड द वोट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक एन एवरेज ऑफ 2/3। तो 1/3 सेंटर का रहेगा, 2/3 जो रहेगा स्टेट्स का रहेगा, टोटल जो डिसीजन होगा वो 3/4 ऑफ द टोटल वोट्स रहेगा, ठीक है ना। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जीएसटी काउंसिल जो हो गया आपका, काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और डिसीजंस की बात ऊपर कहा जाता है, जैसे कि एक और चीज़ कही जाती है कि जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन करो। जीएसटी का जो रेट है उसका रेट रेशनलाइजेशन करने की जरूरत है, जो परसेंटेज चार्ज किया जाता है। जैसे कि अभी हमने पराठा वाला देखा था कि पराठा में 18% का लगता है, चपाती में 5% का लगता है जीएसटी रेट, तो इसको भी आपको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। सो ऑल दीज डिसीजंस विल बी टेकन इन द फ्यूचर मीटिंग्स ऑफ जीएसटी काउंसिल। लेट्स सी कि क्या होता है उसमें, क्या नहीं होता, लेकिन तब तक के लिए आपको ये सजेशंस याद रखने हैं जो दिए गए हैं, जीएसटी कंपनसेशन वाला, जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन वाला। बाकी मैंने फैक्ट्स आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में बता दिए। लास्ट जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है मेकिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ ड्यूरिंग कोविड-19। तो जो लास्ट आर्टिकल है मेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ ड्यूरिंग कोविड-19, इसमें बेसिकली बात की गई कि किस तरीके से दोबारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रीओपन किया जा सकता है और किस तरीके से सेफ्टी को मेंटेन करते हुए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाओगे, और क्या प्रॉब्लम्स है जो कि इंडिया में फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द ट्रांजिट सिस्टम, बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अनफॉर्चुनेटली पब्लिक ट्रांजिट एजेंसीज अराउंड द वर्ल्ड फेस द प्रॉब्लम ऑफ अ डर्थ ऑफ रिसर्च बाय साइंटिस्ट्स ऑन द स्पेसिफिक मोडालिटी ऑफ कोविड-19 ट्रांसमिशन ड्यूरिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किस तरीके से कोविड-19 ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत कम रिसर्च की गई है। अगर आप रिसर्च की बात करें तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि क्यों रिसर्च नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे ऑथर ने बोला कि कॉन्फिडेंशियलिटी लॉ, सबसे बड़ी बात कि जो लोगों की प्राइवेसी का एक लॉ होता है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी का एक लॉ होता है कि लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, इसके बारे में आप उनको इस तरीके से पीछा नहीं कर सकते, आप उनके पीछे कैमराज नहीं लगा सकते हो या डेटा उनका ट्रेस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेज। तो इस कारण से रिसर्च नहीं हो पाती क्योंकि लोग बोलते हैं कि हमारी प्राइवेसी का हनन है, हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे हैं, ये आपको क्यों जानना है। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेज को वॉयलेट करती है, इस कारण से रिसर्च नहीं हो पाती। अब ऑथर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एसी वर्सेस नॉन एसी का एग्जाम्पल दिया है कि एसी वर्सेस नॉन एसी में जो मैक्सिमम रिसर्च आई है वो ये है कि एसी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे ज़्यादा कोविड-19 केसेस के फैलने के चांसेस हैं। एसी वाले जो कोचेस हैं जहाँ पे ये चीज़ें हैं तो वहाँ पे ज़्यादा आपको केसेस मिलेंगे जहाँ पे कोविड-19 फैलेगा। नॉन एसी कंपार्टमेंट्स में या नॉन एसी जो ट्रांजिट या ट्रांसपोर्ट के जो मेथड्स हैं वहाँ पे आपको कम ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। So the risk is more in the AC compartments, the risk is more in the AC public transport system than in your non-AC public transport system. So from the above research we can conclude that a non-AC bus with open windows offers a much less risky outdoor like environment. तो ये जो रिसर्च आई है, जितनी मैक्सिमम रिसर्च हमको मिली है वो ये कहती है कि नॉन एसी बसेस विद ओपन विंडोज दे ऑफर मच लेस रिस्की इन्वायरमेंट देन योर एसी मेट्रो रेल कोचेस। ओके, तो एसी मेट्रो रेल कोचेस से ज़्यादा सेफ आपकी नॉन एसी बसेस रहती है, ठीक है ना। अब ऑथर ने अगली जो चीज़ बताई वो है हैंड कांटेक्ट की। अब आप सबको पता है कि कोविड-19 में अगर सबसे बड़ा रिस्क है तो वो है हैंड टू हैंड ट्रांसमिशन का। जो बॉडीली ट्रांसपोर्ट जो ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, वो ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, एटलीस्ट 2 मीटर की 6 फीट की आपको दूरी बना करके रखनी है, सारी चीज़ें कही जाती है। तो इन गाइडलाइंस का अगर हम यूज़ करें, अगर हम हैंड कांटेक्ट को रोकने की कोशिश करें तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम सुधार सकते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इसका जो एलिमेंट है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि जैसे मेट्रो रेल आपने देखी होगी, तो मेट्रो रेल में जब आप चढ़े होंगे तो ऊपर आपको इस तरह से एक हैंड ग्रिप ऊपर से ऐसे इस तरह से लटकी हुई मिलती है और कहीं कहीं इस तरह से बीच में पोल्स भी लगे रहते हैं जिनको पकड़ करके आप खड़े रहते हैं। तो ये हैंड ग्रिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे कैन बी अ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑल्सो, क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो सपोज ए कोविड पॉजिटिव पर्सन है, ही इज होल्डिंग दिस पोल हेयर एंड देन हिज स्टेशन कम्स एंड ये बाद में डीबोर्ड हो जाता है। यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति आता है, इसने सेम यही चीज़ अगर पकड़ ली तो व्हाट विल हैपन इज दैट द वायरस विल गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम दिस पर्सन टू द पोल एंड फ्रॉम पोल टू दैट पर्सन। एंड फिर अगर वो व्यक्ति अपने मुंह, हाथ, नाक, कान कहीं पे भी टच करता है अपने हाथ को तो वो इफेक्ट हो जाता है। तो हैंड ग्रिपिंग इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि
अगर आपको इस तरीके से स्टार्ट करनी है, मेट्रोज भी स्टार्ट करनी है, चलानी है, तो आपको इन हैंड ग्रिप्स का स्पेशल खास ध्यान रखना पड़ेगा। आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको प्रॉपर वाइप ऑफ करना पड़ेगा, आपको स्टाफ लगाना पड़ेगा जो कि इस तरीके से पूरे मेट्रो में ट्रेवल करे, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में जा करके इन हैंड ग्रिप्स को इनको साफ करता जाए बार बार। सेम गोज टू द बसेस ऑल्सो, बसेस में भी यही करना पड़ेगा। देन वेट सैनिटाइजिंग वाइप्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो वाइप्स होती हैं वेट सैनिटाइजिंग वाइप्स, वो आपको हर ट्रेवलर को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो समय समय पर खुद को डिसइंफेक्ट करता रहे। देन उन वाइप्स को डिस्पोज करने के लिए प्रॉपर बिन्स आपको कोचेस में प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वाइप डिस्पोजल बिन्स जो है वो हर कोच में अगर रहेगी तो लोग इस तरीके से उसको भी डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो अल्टीमेटली बात यही कि आपको जो ध्यान देना है वो रिसर्च पे ध्यान देना है कि आप रिसर्च प्रॉपर रखो कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हो सकता है इट कैन एक्ट एज अ मीन ऑफ ट्रांसमिशन। एंड देन आप जैसे कि एसी नॉन एसी का आपने रिसर्च किया, तो ये चीज़ अगर क्लियर रहेंगे तो हम कुछ दिनों तक एसी ट्रांसपोर्ट को अवॉइड कर सकते हैं देन योर नॉन एसी को प्रेफर करो, ठीक है ना। वहीं पे आप जो बाकी जो डायरेक्शंस गाइडलाइंस आई हैं कि हैंड ग्रिप्स को साफ करके रखो, वेट आप वाइप्स प्रोवाइड करके रखो, वाइप डिस्पोजल बिन्स प्रोवाइड करके रखो, तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कि आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ऑर्डर टू कीप देम फ्री फ्रॉम द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन एंड ऑल। तो दिस वाज द आर्टिकल, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था जिसमें काफ़ी पॉइंट्स थे। ओके, सो दैट इज अनदर थिंग विच यू कैन रिमेंबर। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। ये एडिटोरियल सेक्शन में अभी थोड़ी ही देर में हम आपको जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम्स हैं हिंदू के वो भी प्रोवाइड कर देंगे। दोनों वीडियो साथ ही अपलोड कर दूंगा मैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप क्या कर सकते हैं दूसरे वीडियो को भी वहीं से सीधे रेफर कर सकते हैं। प्लीज़ डू वॉच दैट ऑल्सो, क्योंकि ये पूरा आपका कंसेप्चुअल पार्ट रहेगा। कल से इसमें मैं कोशिश करूँगा कि इसमें इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स को भी इंक्लूड करूँ। इंडियन एक्सप्रेस के एक दो एडिटोरियल के या लाइव मिंट का जो भी मुझे सही लगेगा मैं उसको इंक्लूड करता जाऊँगा डेली बेसिस पे। एक एक्स्ट्रा एडिटोरियल हमेशा इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। सो फ्रॉम टुमारो दिस विल बी अ मच बेटर प्लेटफॉर्म फॉर यू, ताकि आपको कंप्लीट चीज़ें एक जगह ही मिल जाए, कहीं आपको दूसरी जगह रेफर करने की जरूरत ना पड़े। सो दैट इज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।